गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच के क्लासेस। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक टर्म्स जो रिलेटेड थी बैलेंस शीट आइटम से, यानी एसेट्स और लायबिलिटी में जो टर्म्स आती हैं उनको हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में जो टर्म्स आती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक टर्म्स, इसमें परचेज़, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली जो टर्म है परचेज़, इसके बारे में हम देखते हैं। परचेज़ क्या होती है? बिजनेस के अंदर या व्यापार के अंदर जो भी हम चीज़ कह दें या वस्तु कह दें या गुड्स कह दें या माल कह दें, हम जब उसको ख़रीद के लाते हैं, मतलब हम बाई करते हैं, तो जब हम बाई करते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें हम बाई करते हैं। एक वो चीज़ हम बाई करते हैं या वो वस्तु हम बाई करते हैं या ख़रीदते हैं जिसको हमें अपने बिजनेस में ट्रेड करना है, यानी ख़रीदना बेचना है, ख़रीदना है बेचना है, यानी जिस चीज़ को मुझे ट्रेड करना है वो। और दूसरी चीज़ क्या, जिन वस्तुओं का या जिन चीज़ों का मुझे इस्तेमाल करना है। लाइक एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक फ़र्म है, उसका काम है ग्रोसरी का। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कोई एच के होम किराना प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। तो जो एच के होम किराना प्राइवेट लिमिटेड है उसका ग्रोसरी का काम है, ग्रोसरी खरीदने और ग्रोसरी बेचने का। ग्रोसरी मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, राशन का जो सामान होता है, लाइक पल्सेस, राइस, ऑयल, घी, स्पाइसेस वगैरह, ये सब चीज़। तो एक ये चीज़ें हो गई। दूसरी जो चीज़ें वो ख़रीदेगा अपने लिए, वो ख़रीदेगा बिल्डिंग मशीनरी, अपना फर्नीचर, कंप्यूटर, ऑफिस यूज़ के लिए। तो यहाँ पे दो तरह की जो गुड्स हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। एक तो वो गुड्स जो को फर्दर आगे ट्रेड करना है, एक वो गुड्स जिनका इस्तेमाल करना है बिज़नेस के अंदर। तो जो गुड्स को मैं बिज़नेस में इस्तेमाल करने के लिए लेके आया हूँ वो मेरी होंगी फिक्स्ड एसेट्स, वो मेरी परचेज़ में नहीं जाएगी। मैं बाय कर रहा हूँ, मैं ख़रीद रहा हूँ, लेकिन वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स में जाएंगी। दूसरी वो गुड्स जिनको मैं फर्दर ट्रेड करने के लिए लेके आया हूँ, स्पाइसेस, ऑयल, राइस, पल्सेस, दालें वगैरह, ये सब चीज़ जो मैं फ़र्दर ट्रेड करने के लिए, यानी बेचने के लिए मैं, या एच के होम किराना एक फर्म हमने जिसका एग्जांपल लिया, वो ख़रीदने के लिए लेके आता है, तो उसको वो परचेज़ के अंदर रिकॉर्ड करेगा। दोनों बात बहुत आसान तरीके से आपको समझनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरह की गुड्स, एक वो गुड्स जिसको बेचने के लिए लेके आएँ, उसको हम परचेज़ के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एक वो गुड्स जो इस्तेमाल के लिए आई है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो हम फिक्स्ड एसेट्स में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई, ठीक। दूसरी टर्म्स परचेज रिटर्न, जिन गुड्स को हम खरीदने के लिए लेके आए थे उसी गुड्स में से हो सकता है कुछ डिफेक्टिव निकल जाए, कुछ ख़राब निकल जाए, या कुछ वो जो हमें पसंद ना आए, हमारी क्वालिटी के मुताबिक वो अच्छी नहीं है, तो हम उसको वापस कर देंगे। तो उसी गुड्स को जब हम वापस करेंगे, परचेज रिटर्न। इसके बाद सेल्स। अब बाई यानी ख़रीदने की टर्म्स तो हो गई, अब हम बेच रहे हैं। बेचने को हम सेल आउट करते हैं, यानी सेल कर रहे हैं। लेकिन सेल्स के अंदर कौन सी बिकने वाली चीज़ें आएंगी? जो मैंने इस्तेमाल के लिए लेके आया था, यानी जो मेरी फिक्स्ड एसेट्स की, उनको मैं बेच रहा हूँ, तो वो फिक्स्ड एसेट्स जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स आई थी, फिक्स्ड एसेट्स गई। लेकिन वो गुड्स जिसको मेरा कोर बिजनेस है, जिस काम को करने के लिए मैंने अपना व्यापार शुरू किया, यानी ग्रोसरी की कोई भी गुड्स होगी उसको मैं बेचूंगा, तो वो सेल्स में मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं। इसके बाद सेल्स रिटर्न, जो गुड्स मैंने बेच दी, जिसका मेरा व्यापार है, जिन चीज़ों का, उसको मैंने बेच दी, वो किसी कस्टमर को पसंद नहीं आई, उसने मुझे वापस कर दी, तो वो सेल्स रिटर्न। यानी परचेज़ में जो मैं ख़रीद के लाया गुड्स व्यापार के लिए, बेचने के लिए, वो मेरी परचेज़। खरीदी वे से मैंने जो वापस लौटा दी, वो मेरी परचेज़ रिटर्न। अब जो गुड्स मैंने बेची वो सेल्स, और जो गुड्स मेरी बेचने के बाद किसी कस्टमर ने वापस लौटा दी, सेल्स रिटर्न। सिंपल। इसके बाद स्टॉक। देखिए अभी कैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ग्रोसरी का, सपोज़ कीजिएगा 100 बोरी हमने परचेज़ करी, उसमें से 50 बोरी सेल्स हमने कर दी, तो कितनी बोरी बची? 50। वही मेरा स्टॉक हो गया, ठीक है। यानी जो भी स्टॉक मेरे पास है वही स्टॉक जिसका मैं ट्रेड करता हूँ, वो स्टॉक नहीं जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो स्टॉक जिसका मैं ट्रेड करता हूँ, वो गुड्स जिसको मैं ट्रेड करता हूँ। मैं बार बार इसी चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका कि जिन चीज़ों की हमारा मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, वही परचेज़ खरीदते टाइम, बेचते टाइम सेल्स, और जो हमारे पास बचा होगा उसको स्टॉक।
स्टॉक में अब दो हो जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो जो मेरा बच गया, ठीक है, जितना खरीदा उसमें से कुछ बेचा, तो जो मेरा साल के आखिर में माल बच गया तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब साल के आखिर में बच गया तो जब अगला साल शुरू होगा तो ये बचा हुआ जो होगा इस साल का वो अगले साल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा मेरा। ठीक है, सिंपल। इसी साल के अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो 31 मार्च को जो मेरा स्टॉक बचेगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक। फिर वही साल जब नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद एक टर्म आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब किसी को भी आपने रियायत दे दी, 100 रुपये की चीज़ थी वो 90 की दे दी, या 50 रुपये की चीज़ थी 40 में दे दी, या 50% डिस्काउंट दे दिया, 100 वाली चीज़ 50 में दे दी। ये हमारा हो गया डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में दो तरीक़ा का डिस्काउंट होता है। सबसे पहले आता है हमारा कैश डिस्काउंट और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट? इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक मैंने एग्जांपल आपको लिया है, आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा है। ये देखिएगा, लिस्ट प्राइस आपके सामने लेफ्ट हैंड से शुरू करें। लिस्ट प्राइस यानी कोई भी चीज़, नीचे हमने उसका अमाउंट्स भी लिखी हुई है। सपोज़ कीजिए मार्केट में कोई चीज़ है वो 2000 रुपये की है और जो सेलर है उसने क्या कहा कि मैं आज एक ऑफ़र निकाल रहा हूँ, जो भी ये मेरी ये चीज़ खरीदेगा मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा। ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट। ठीक है, तो 2000 रुपये की चीज़ 10% डिस्काउंट दिया उसने, तो कितना डिस्काउंट आया, 200 रुपये का। अब ये 200 रुपये का डिस्काउंट करने के बाद इनवाइस हो गया 1800 रुपये का। देखिए, लिस्ट प्राइस 2000, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिला 200 रुपये का, और उस 200 रुपये को घटाने के बाद अब जो आपका इनवाइस बनेगा, जो बिल बनेगा, वो कितने रुपए का बनेगा, 1800 रुपये का बिल बनेगा। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक नकद खरीदने वाला, एक उधार खरीदने वाला। तो नकद खरीदने वाला हैंड टू हैंड पेमेंट देता है, गुड्स लेता है, चला जाता है। उधार खरीदने वाला माल लिया, पैसे जी बाद में दे दूंगा, आ जाएंगे कल परसों परले दिन। तो जो कस्टमर से जो सेलर होगा, जो शॉपकीपर होगा, जो दुकानदार होगा, वो ये चाहेगा कि मुझे पैसे बाद में ना मिल के आज ही मिल जाएं, तो मैं कुछ एक एडिशनल या एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूं ताकि वो पैसा मैं जल्दी से कलेक्ट कर लूं कस्टमर से। तो वो क्या करेगा कि ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद एक अलग से ऑफ़र निकालेगा कि अगर आप किसी भी इस गुड्स को खरीदते में नकद में पेमेंट करेंगे तो मैं आपको एक कैश डिस्काउंट और दूंगा, नकद छूट और मैं आपको दूंगा। वो कितनी होगी, वो ट्रेड डिस्काउंट से थोड़ा कम होता है, वो 1%, 2%, 5% इतना होता है। तो जो अब आप नीचे देखिएगा एग्जांपल में, जैसे 1800 रुपये हमारे इनवाइस प्राइस आया, 2000 रुपये का लिस्ट प्राइस, 10% उसमें ट्रेड डिस्काउंट करके इनवाइस कितने का बना, 1800 रुपये का। अब मैं 1800 रुपये मुझे देने हैं, लेकिन सेलर ने क्या बोला कि अभी आप मुझे कैश पेमेंट देते हैं तो मैं 1% आपको डिस्काउंट और दे दूंगा, यानी वो कैश डिस्काउंट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, फ़ौरन जेब से पैसे निकालूंगा, 18 रुपये लेस करके 1782 रुपये पेमेंट कर दूंगा। तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ, एक तो ये फ़र्क है कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों खाते हमारे बिल्कुल अलग अलग चलेंगे। दूसरा जो बड़ा मेजर जो डिफरेंस है मैं आपको बताऊं, जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये कैसे होगा जी, ये क्या बात आई? तो इसके लिए आप ये देखिएगा कि कोई भी चीज़ 2000 रुपये की हुई, ठीक, वो तो है उसका लिस्ट प्राइस, उसका बुक से कोई लेना देना नहीं। अब आप उसको कितने की बेच रहे हैं, यानी डिस्काउंट दे रहे हैं आप 10%, 200 के डिस्काउंट देने के बाद अब 18 की बेच रहे हैं। सपोज़ कीजिए बेचने वाला मैं खुद हूँ, तो मैं उसको 200 का लेस करके 1800 की बेच रहा हूँ, तो मैं इनवाइस कितने का जनरेट करूँगा, यानी जो मेरी सेल होगी वो 1800 रुपये की मेरी सेल होगी। अब जो बुक्स में मैं सेल रिकॉर्ड करूँगा वो 1800 रुपये की सेल रिकॉर्ड करूँगा, यानी 200 रुपये का कोई जिक्र नहीं आया बुक्स में, सिर्फ 1800 रुपये की सेल। अब जब मैं कैश रिसीव करूँगा कस्टमर से तो वो कितना आएंगे, 1782, यानी 1782 रुपये। 1782 रुपये आए, सेल कितने की थी मेरी, 1800 रुपये की, रिसीप्ट कैश में कितना आया, 1782। तो जो डिफरेंस हुआ कैश डिस्काउंट का 18 रुपये, ये मेरा खर्चा है। अगर मैं कस्टमर हूँ तो ये मेरा फ़ायदा है, अगर मैं सेलर हूँ तो ये मेरा खर्चा है। तो बुक्स में मेरी क्या चीज़ें आई, सेल अमाउंट यानी 1800 रुपये, कैश डिस्काउंट जो मेरा खर्चा हुआ 18 रुपये, और जो मुझे कैश रिसीव हुआ 1782 रुपये। तो जो मेजर डिफरेंस था दोनों में वो यही है कि ट्रेड डिस्काउंट्स का बुक्स में एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की बुक में एंट्री होती है।
आई होप ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा रिवर्स करके इसको वीडियो को देख लें अगर समझ में नहीं आया, और प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखें, करके देखें, तो ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस बहुत सबसे आसान टर्म है एक्सपेंसेस, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक्सपेंस मतलब खर्चे। हर एक खर्चा, कोई भी खर्चा जो बिजनेस का मैं कर रहा हूँ, परचेज से अलग, परचेज तो मेरी परचेज हो गई, और जो मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स हो गई। इनके अलावा जो खर्चे होते हैं, लाइक सैलरी मुझे देनी है, भाड़ा मैंने दिया माल बेचने पे, इलेक्ट्रिसिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस एक्सपेंस, सारे जितने भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं। इसमें कोई आगे हमें बहुत मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जब आगे काम करेंगे, अगर कोई नया कुछ ऐसा जो ना समझने वाली चीज़ सामने आती है तो हम उसको फिर डिटेल से वहाँ पढ़ लेंगे। हाँ, अब जो खर्चे में समझने की बात है, वो दो चीज़ समझने की ये है कि खर्चों के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। खर्च बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो दो तरीके होते हैं उनके खर्च करने के, उसमें हाँ, तो ये ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस में आ गया। सभी तरह के खर्चे हमारे एक्सपेंसेस में हम रिकॉर्ड कर लेंगे उनके नाम से। अब जो तरीके आते हैं वो ये आए जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में वो इसका जिक्र आया था कि हमने कहा था कि हम उसको आगे पढ़ेंगे अच्छे से, तो आज हम इसको पढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जो मैंने पहले से ही पे कर दिया लेकिन अभी उसका इस्तेमाल करना बाकी है। जैसे नीचे एक आप एग्जांपल देखिए, एक ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल ईयर, और ख़त्म होता है 31 मार्च 2022 को। इसके नीचे आपका आया टेलीफोन बिल पेड ऑन 1 मार्च 2022 फॉर 2 मंथ ₹10,000, यानी मैंने 1 मार्च को बिल पेमेंट किया टेलीफोन का 2 महीने का, एडवांस में मैंने कर दिया। फाइनेंशियल ईयर मेरा क्लोज होता है 31 मार्च 2022 को, मैंने पेमेंट कर दी 1 मार्च 2022 को 2 महीने के लिए। तो जब मेरा साल क्लोज होगा यानी 31 मार्च 2022 आ गया, तो मैंने कितने महीने यूज़ किया टेलीफोन? 1 महीने, यानी पूरा मार्च का महीना। और पेमेंट कितने महीने का गया? 2 महीने का, यानी मार्च और अप्रैल। तो जो अप्रैल महीने का जो खर्चा है जिसका मैंने पेमेंट कर दिया 1 मार्च को, वो अभी मैंने यूज़ नहीं किया, टेलीफोन एक्सपेंस, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जिसका इस्तेमाल तो हुआ नहीं, पेमेंट मैंने पहले से ही कर दी, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आने वाली क्लासेस में करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ टर्म्स पढ़ना है, तो जो बेसिक टर्म है प्रीपेड एक्सपेंसेस वो ये है। इसके बाद हमारा आता है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? इसके लिए भी आप ये एक एग्जांपल पढ़िएगा, रिपेयर एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड टिल 31 मार्च 2022। आपने कोई रिपेयर कराई, कोई भी छोटी मोटी रिपेयर कराई आपने, या और भी कोई दूसरा खर्चा किया, रिपेयर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आपने कोई भी खर्चा किया, रिपेयर किया आपने, और 31 मार्च 2022 ईयर एंड आपको आ गया, साल ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी पेमेंट मैंने अभी नहीं करी, तो अब ये मुझे क्या करना है? ये पेमेंट मुझे देना है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने खर्चा कर तो लिया, उसकी मैंने पेमेंट अभी नहीं करी, तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। बहुत सिंपल, दोनों में आप फ़र्क आसानी से कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस पेमेंट कर दी लेकिन अभी खर्चे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चे का इस्तेमाल मैंने कर लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, वो मैं आने वाले टाइम में करूँगा। तो आने वाले टाइम में करूँगा तो पेमेंट तो मुझे देनी है, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि जो भी हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स खरीद के लेके आते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर या और भी फिक्स्ड एसेट्स जो हमारी होती हैं, इनकी जो वैल्यू होती है उनकी वैल्यू में हर साल कुछ ना कुछ कमी होती रहती है। टाइम गुजरने से कमी आ जाती है, इस्तेमाल करने से कमी आ जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है उससे उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में उसके इस्तेमाल करने से जो कमी आई टाइम टू टाइम, उसको हम डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोलते हैं हिरास और बोलते हैं मूल्य में कमी, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोई आपने मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की, ठीक,
2 लाख रुपए की मशीनरी 5 साल बाद उसकी वैल्यू रह गई 50,000 रुपये की। एक आप नई मशीन लेके आए, 5 साल उसका इस्तेमाल किया, 5 साल बाद आप उसको बेचने गए या किसी से बोला कि अब मेरी पुरानी हो गई है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, ये कितने की बिकेगी? तो किसी ने कहा ये मतलब आपने वैल्यू लगाई तो उसकी मार्केट वैल्यू आई 50,000 रुपये। तो 5 साल में आपकी 2 लाख की मशीन 50,000 रुपये की रह गई। तो जो मशीन में आपका डेप्रिसिएशन लगा, यानी उसकी मूल्य में कमी आई, कितनी आई? इन 5 ईयर 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की कमी आई उसकी प्राइस में, उसके मूल्य में। तो जो 1.5 लाख रुपए की मूल्य में कमी आई वो कितने साल में आई? 5 साल में। तो एक साल में कितनी कमी हुई? 1,50,000 को हम 5 से भाग करेंगे तो ये 30,000 हमारे सामने आता है। ठीक है जी। तो जो 30,000 रुपये की वैल्यू, हम ये मानेंगे कि हमारी हर साल 30,000 रुपये की वैल्यू घटी। अब ये आप ये कहोगे सर ये 5 साल बाद हमें पता चला जी 1.5 लाख की कमी आई, तो हमने 5 साल को डिवाइड कर लिया। मुझे आज कैसे पता चलेगा? अभी तो 1 साल हुआ है, तो मैं कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट करूं, कितनी वैल्यू घटाऊं जो मैं डेप्रिसिएशन में लिखूंगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट्स ने इसके रूल बना दिए हैं, इसमें आपको घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग का कितने % डेप्रिसिएशन लगेगा ये गवर्नमेंट ने बता दिया, मशीनरी पे कितने % डेप्रिसिएशन लगाना सब गवर्नमेंट ने हमें बता रखा है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगना है, तो आप हर साल जो भी आपकी वैल्यू होगी 10% उसको डेप्रिशिएट करके अपना खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है जो फिक्स्ड एसेट्स में से घट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक हो जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स है हमारी, टाइम टू टाइम उनको इस्तेमाल करने के बाद उनके वैल्यू में आने वाली कमी, उनके मूल्य में आने वाली कमी, डेप्रिसिएशन। किस तरह कैलकुलेट होता है? ये पुराना तरीका था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ का रेट फिक्स कर दिया है, तो हम उसी रेट से उसको डेप्रिशिएट कर देंगे हर साल। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारा बेसिक टर्म्स पूरे हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी नई क्लासेज आएंगी उसमें अब हम सीखेंगे कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, और जो हमारी जर्नल एंट्री बनती हैं, डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, यानी रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये हम अपना अगली क्लास में सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।